हेलो दोस्तों, तो हम पढ़ रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स और आज हमारा टॉपिक रहेगा केमिकल काइनेटिक्स में जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो देखिए, हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ चुके हैं और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में हमने देखा था कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है उसे हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और n की वैल्यू यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और फ्रैक्शन में भी आ सकता है, ठीक है। जैसे 3/4 भी हो सकता है, 4/3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आज के लिए हमारा जो टॉपिक है वो है जीरो ऑर्डर रिएक्शन, मतलब ऐसी रिएक्शन पढ़ेंगे जिसमें ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन 0 है। तो एक रिएक्शन लेते हैं, ए क्या बना रहा है, आपका कोई प्रोडक्ट P बना रहा है। तो इसके लिए अगर मैं रेट लॉ लगाऊं, इस पे अगर मैं रेट लॉ अप्लाई करूं और रेट लॉ के अकॉर्डिंग मैं लिखना चाहूं इसमें रेट ऑफ द रिएक्शन, तो रेट ऑफ द रिएक्शन इस केस में क्या हो जाएगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट यानी कि ए की पावर 0। 0 क्यों लिखा, क्योंकि 0 ऑर्डर रिएक्शन है। तो इसको प्रपोजल के साइन को हटा देते हैं तो के आता है, के जो कि हमारा रेट कांस्टेंट होता है ना, और के ए की पावर 0 हो जाएगा। रेट ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू के। तो हम कह सकते हैं रेट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज नॉट डिपेंड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, है ना। रेट ऑफ द जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज नॉट डिपेंड ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, यानी कि रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता और ना ही ये टाइम पे डिपेंड करता है ना। रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन तो 0 आ गया, देखिए इस पे तो डिपेंड कर ही नहीं रहा है, ठीक है। तो रेट ऑफ द रिएक्शन जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ना ही रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, ना ही टाइम पे डिपेंड करता है। तो हम एक यहाँ पे ग्राफ बना सकते हैं। देखिए, ये अगर मैं एक ग्राफ बनाऊं और यहाँ लिख दूं रेट और यहाँ लिख दूं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, तो रेट ऑफ द रिएक्शन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो है वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो ये क्या जा रहा है, एक स्ट्रेट लाइन कांस्टेंट इस तरीके से चला जा रहा है ना। और सेम ऐसा ही आपका रहेगा टाइम के साथ। अगर आप रेट और टाइम के वर्सेस ग्राफ को प्लॉट कर रहे हैं तो रेट ऑफ द रिएक्शन जो है वो टाइम पे भी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए सिर्फ वो टाइम पे भी डिपेंडेंट नहीं है, टाइम पे भी डिपेंड नहीं कर रही, तो ये कांस्टेंट हमारी इस तरीके से हम शो कर सकते हैं। तो देखो, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के दो ग्राफ हमने यहाँ पे बना दिए हैं कि रेट और जब हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के वर्सेस ग्राफ खींचते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन आ रही है, कांस्टेंट दिखा रहा है, यानी कि रेट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली इक्वल हो जा रहा है रेट कांस्टेंट के और डिपेंड नहीं कर रहा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए पे और ना ही डिपेंड कर रहा है टाइम टी पे। इन दोनों चीज पे वो डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। तो देखिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए अब हम इंटीग्रेटेड रेट लॉ लिखना सीख रहे हैं और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो हम एक इक्वेशन को एज्यूम करके चलते हैं जो कि जीरो ऑर्डर होगी, ठीक है। तो हम एक रिएक्टेंट ले रहे हैं ए जो बना रहा है पी प्रोडक्ट, और इस इक्वेशन को हम क्या लेके चल रहे हैं कि ये इक्वेशन जो है आपकी जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। ये वाली जो रिएक्शन है वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो इसके लिए देखिए, हम रेट को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, है ना। देखिए कैसे लिख सकते हैं, एक तो हम अकॉर्डिंग टू रेट लॉ लिखें ना, रेट लॉ के अकॉर्डिंग हम रेट लिखें तो वो हो जाएगा रेट इज इक्वल टू के ए की पावर 0। ए की पावर 0 क्यों लिखा, थोड़ी देर पहले भी हमने पढ़ा था कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की पावर 0 होगा, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है वो पावर में आता है रिएक्टेंट के, ठीक है। एक तरीका ये है इसे लिखने का, इसे इक्वेशन 1 ले लिया, ठीक है। दूसरा तरीका रेट को लिखने का है इंस्टेंटेनियस रेट, जैसे हमने लिखना सीखा था, है ना। तो रेट को हम दूसरे तरीके से इस तरीके से लिख सकते हैं और ये हम इंस्टेंटेनियस रेट के तरीके से लिख रहे हैं, इंस्टेंटेनियस रेट, है ना, रेट के तरीके से। ये ऊपर से जो इंस्टेंटेनियस रेट या रेट ऑफ द रिएक्शन मैंने ये रेट लॉ लिखा है, ये लिखना जरूरी नहीं होता है, मैं सिर्फ ये बताने के लिए आपको ये लिखा है कि हम रेट दो तरीके से कैसे लिख रहे हैं। तो एक हम रेट लॉ लगा रहे हैं, दूसरा इंस्टेंटेनियस रेट लिख रहे हैं, और वो क्या होगा, माइनस डी ए बाई डी टी, है ना। चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि हम ए के रिस्पेक्ट में रेट लिख रहे हैं, तो माइनस लगाया क्योंकि ए रिएक्टेंट है जो डिसअपेयर हो रहा है, ठीक है। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों ही इक्वेशन को इक्वेट करेंगे। तो फ्रॉम, यहां पे लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2।
तो इक्वेशन 1 और 2 से हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए ये आ गया आपका माइनस डी ए बाई डी टी। देखिए माइनस डी ए बाई डी टी भी आर के इक्वल है और के ए की पावर 0 ये भी आर के इक्वल है, तो मैंने इन दोनों को इक्वेट कर दिया। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के, है ना, के लिख दिया। अब मैं क्या कर रही हूं, ये जो डी टी है इसको इस तरफ लेके जा रहे हैं, ठीक है, जो डी टी है उसको इस तरफ लेके जा रहे हैं। तो ये हो गया आपका डी ए इज इक्वल टू, इस माइनस के साइन को भी हम यहां ले आए, और के डी टी। अब हम क्या करेंगे, इसे हम इंटीग्रेट करेंगे, और कैसे करेंगे इसके लिए हमें कंडीशन लिखते हैं, लेट एट टाइम t इज इक्वल टू 0, जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है ना, टाइम t जो है वो 0 है, जब रिएक्शन बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं हुई, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A जो है उसे मान के चलते हैं कि उस टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A कितना था, A0 था, मतलब ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मैंने बताया, ठीक है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे हैं, है ना। और जब टाइम t इज इक्वल टू t हो गया, यानी कि कुछ टाइम बाद, कुछ टाइम जब हो गया, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A जो है वो कितना बच गया, वो आपका बच गया A जो है ये रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे हैं, जितना रिएक्शन में अब टाइम t के बाद बचा हुआ है, ठीक है, रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, ये बात कर रहे हैं। तो अब हम इसके रिस्पेक्ट में, इन दो चीजों के रिस्पेक्ट में अपनी इस वाली इक्वेशन को क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेटेड रेट लॉ है तो इसे ऐसे लिख लेंगे, ये इंटीग्रेशन का साइन होता है, ठीक है, डी ए इज इक्वल टू माइनस, ये जो माइनस है इसको, माइनस को ऐसे रहने दिया, माइनस के डी टी, है ना। यहां हम क्या क्या लिमिट्स ले रहे हैं, तो कॉन्सेंट्रेशन है A, तो हम यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन A0 और A लेंगे, और देखिए एट टाइम t इज इक्वल टू 0 कॉन्सेंट्रेशन कितना है, A0 है, तो ये A0 यहां नीचे आ जाएगा, लोअर लिमिट, और टाइम t यानी कि कुछ टाइम बाद क्या हो जा रहा है, कॉन्सेंट्रेशन A हो जा रहा है ना। ऐसे ही A0 कॉन्सेंट्रेशन कब था, जब टाइम इज इक्वल टू 0 था, और A कॉन्सेंट्रेशन कब हुआ, जब टाइम इज इक्वल टू t हुआ, है ना। तो हमने इसको क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया। तो जैसे हमने इसको इंटीग्रेट किया तो देखिए क्या हो गया, ये हम कह सकते हैं कि A0 माइनस A, ठीक है, A0 लोअर लिमिट, ऊपर वाली लिमिट को हमने A लिखा हुआ है, इज इक्वल टू K इज इक्वल टू माइनस, देखिए K कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन नहीं होता है, T टाइम का इंटीग्रेशन होगा, लिमिट 0 टू T हो जाएगी, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या होता है, ये आपका आता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या है A माइनस लोअर लिमिट क्या है A0 इज इक्वल टू माइनस K अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या है T और लोअर लिमिट क्या है 0, तो अपर लिमिट T माइनस लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो देखिए क्या आ जाएगा, A इज इक्वल टू, सॉरी, तो ये हो गया A माइनस A0 ना, A माइनस A0 इज इक्वल टू माइनस के टी। देखिए ये इंटीग्रेटेड रेट लॉ के लिए हम एक इक्वेशन मान के चलेंगे, ये हमारी एक इक्वेशन रहेगी, ठीक है। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इसके नीचे लिखिएगा, इसी इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं कि A इज इक्वल टू A0 माइनस के टी, A0 माइनस के टी, ये हमारी जीरो ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है। इसी का तीसरा फॉर्म ये भी हो सकता है, A इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस A0, है, इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है। ये इक्वेशन बाय हार्ट लर्न होनी चाहिए, जो लास्ट में हमने बॉक्स में बंद करके रखी हुई है। इस केस में जो इक्वेशन हमने लिखी है, क्या इक्वेशन लिखी है, हमने जो पूरा इंटीग्रेटेड रेट लॉ लिखा तो हमारी इक्वेशन आई A इज इक्वल टू A0 माइनस के टी, इसे याद रखना है, और इसे कैसे इंटीग्रेट करके डिराइव किया जाता है ये भी हमें आना चाहिए, ठीक है। तो इस इक्वेशन में व्हाट इज A, तो A है इनिशियल, सॉरी A क्या है, या A0 पहले लिख लेते हैं, A0 क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A, ठीक है, रिएक्टेंट
ए, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है। ए क्या है? ए यहां पे है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी ना, टी जब टाइम हो गया उसके बाद रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन है। हम याद रखना है कि ये रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। जब रिएक्शन स्टार्ट हो गई टी टाइम बाद जितनी कॉन्सेंट्रेशन बची उसको हम ए बोल रहे हैं। उसके बाद के क्या है? रेट कांस्टेंट है, के हमारा है रेट कांस्टेंट, और साथ में और क्या बचा इसमें? टी क्या है हमारा यहाँ पे? टाइम, ठीक है, टाइम, वो टाइम जिसमें ए नॉट से कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पहुंच जा रहा है? ए में पहुंच जा रहा है ना, जिसमें टाइम टी क्या है? ऐसा टाइम जिसमें ए नॉट से कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का ए में पहुंच जा रहा है, ठीक है। तो देखिए इस इक्वेशन को जो हमने अभी इक्वेशन डिराइव की थी वो इक्वेशन थी ए इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, है ना। इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे? देखिए इसी इक्वेशन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ए नॉट, ठीक है। इस इक्वेशन को मैंने ऐसे क्यों लिखा अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आएगा, क्योंकि ये इक्वेशन हम कंपेयर करेंगे लीनियर लाइन इक्वेशन से। देखिए लीनियर लाइन इक्वेशन क्या होती है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, है ना, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यानी कि इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं तो मैं और एक ग्राफ बनाऊं, यहाँ पे ये ग्राफ बहुत पूछा जाता है, ये ग्राफ में बनाऊं तो ये मेरी है y एक्सिस, है ना, ये y एक्सिस है और ये मेरी है x एक्सिस, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि y यहाँ पे क्या होगा आपका a, है ना, y हमारा क्या होगा? y हमारा ये देखिए a, ठीक है, और mx यानी कि x एक्सिस क्या होगी हमारी? t, है ना, x एक्सिस हमारी क्या होगी? t, यानी कि जब हम a यानी कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और टाइम t के वर्सेस ग्राफ प्लॉट करते हैं तो क्या आता है? माइनस। माइनस का मतलब क्या है? माइनस का मतलब ये है कि ये धीरे 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 जाके डिक्रीज हो रहा है ना, और ये लीनियर लाइन आपको ड्रॉ करनी है अच्छे से, ठीक है। तो ये आपका ग्राफ कैसा आएगा? ये धीरे धीरे आपका माइनस में आ रहा है ना, ये माइनस हमने लिखा है, यहाँ पे माइनस लिखा है, तो इसका मतलब है कि धीरे धीरे जो है ये स्लोप जो है वो डिक्रीज होता जा रहा है टाइम के साथ। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए जो है वो इस तरीके से कम होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है ना। और यहाँ ये पॉइंट आपका डिनोट करेगा ए नॉट को, ठीक है। और यहाँ पे स्लोप क्या आएगा? स्लोप क्या होता है? स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा होता है ना, टेन थीटा, और इसे हम क्या बोल देंगे? माइनस के। माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये धीरे धीरे ऊपर से नीचे को आ रहा है, नेगेटिव है, ठीक है, नीचे से ऊपर को नहीं जा रहा, जबकि कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर रही है, नेगेटिव है, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ प्लॉट आ गया, तो ग्राफ प्लॉट हो गया तो हम इसे कह सकते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है ना, स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमने बनाया है, लाइन ग्राफ हमने बनाया है। तो इस सब से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, है ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, जब हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए और टी के बीच में ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं तो स्ट्रेट लाइन आ रही है लेकिन नेगेटिव स्लोप आ रहा है विद किसमें? जीरो ऑर्डर रिएक्शन में, ठीक है। तो ये हमारे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के केस में आपको ये इक्वेशन लर्न करके रखनी है, साथ में ये इक्वेशन भी लर्न करके रखनी है, इसको कंपेयर करेंगे तो हमारा ग्राफ बनेगा कॉन्सेंट्रेशन और टाइम के बीच में। इसके बाद देखिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन में एक लास्ट टॉपिक हमारा बच जाता है और वो होता है हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ क्या होगी? तो हाफ लाइफ को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि टाइम इन विच रिएक्शन कंप्लीट 50%, जिसमें रिएक्शन आपकी 50% कंप्लीट होने वाली है उस टाइम को हम बोलेंगे हाफ लाइफ, है ना। तो हाफ लाइफ को हम, हाफ लाइफ के टाइम पे आपका जो टी होगा वो कितना हो जाएगा? टी हाफ, है ना, मतलब कि टी हाफ यानी कि कंप्लीट ए से प्रोडक्ट पी बनने में अगर टी टाइम लगता है तो इसका आधा टी हाफ, उसको हम क्या बोलेंगे? हाफ लाइफ बोलेंगे। तो इस केस में ए का जो कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ए नॉट बाई 2, है ना। देखिए जब रिएक्शन जब ए से प्रोडक्ट पी बन रहा था, है ना, तो टाइम टी इज इक्वल टू 0 में ए कितना था? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए कितना था? ए नॉट था, ठीक है। यही हम लिख रहे थे इससे पहले भी कि जब टाइम टी इज इक्वल टू 0 है तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए
है ना, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कितना है ए नॉट। तो जब टाइम t इज इक्वल टू टी हाफ होगा तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए कितना हो जाएगा ए नॉट हाफ। तो यही मैंने यहाँ ए नॉट हाफ लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये बात क्लियर रखनी है कि टाइम t इज इक्वल टू 0 में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए कितना है ए नॉट है, तो टी हाफ में कितना होगा ए नॉट का आधा, है ना, यही हो जाएगा। तो इसको इक्वेशन 1 ले लीजिए, इसको इक्वेशन 2 ले लीजिए। ठीक है, और हमारी जो इक्वेशन थी कौन सी, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन की क्या इक्वेशन थी, ए इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। इनमें ये t और a नॉट की जगह पे ये वैल्यू रख दीजिए, है ना, a और a की जगह पे है a। इस इक्वेशन में t और a की जगह पे ये वाली वैल्यूज रख दीजिए, ये वाली जो हमने निकाली हुई है यहाँ पे कि टाइम अब हम क्या ले रहे हैं t हाफ ले रहे हैं। t हाफ में a का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जा रहा है a नॉट बाई हाफ हो जा रहा है ना। तो ये वैल्यूज हम यहाँ रख देते हैं। तो a नॉट कितना हो गया, a नॉट अब ये सॉरी a कितना हो गया, a हमारा हो गया a नॉट बाई हाफ, है ना, इज इक्वल टू a नॉट माइनस k t हाफ। ठीक है, t हाफ। तो यहां से हम t हाफ निकाल सकते हैं, तो हम यहां से t हाफ निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा आपका a बाई 2k। और ये फॉर्मूला भी हमें याद रखना है t हाफ को कैलकुलेट करने के लिए, हाफ। ठीक है, ऐसे t हाफ इज इक्वल टू व्हाट a नॉट यानी कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाई 2k। ए नॉट क्या है हमारा यहाँ पे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है। तो ये टी हाफ ये होता है हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन या हाफ लाइफ ऑफ द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो यहाँ पे हमने दो फॉर्मूलाज निकाले हुए हैं। बेसिकली हमें ये दो फॉर्मूला याद रखने हैं, एक इंटीग्रेटेड रेट लॉ, दूसरा हाफ लाइफ क्या टी हाफ इज इक्वल टू, याद रखेंगे यहाँ टी हाफ कांस्टेंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो ये टी हाफ, ये दो फॉर्मूलाज आज के लिए हमें याद रखना है, इससे न्यूमेरिकल्स होंगे। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ रहे हैं, बाकी हम आने वाले वीडियोस में हम अपना सिलेबस को कवर करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।